नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा। दोस्तों, आज मैं जितना बात किया था पिछली वीडियो में, आज की वीडियो उसी के आगे होने वाली है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स को हम आज पढ़ने वाले हैं, अलग अलग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जो पिछली वाली वीडियो थी, उस वीडियो में मैंने जो बात करी थी वो उसमें मैंने जो मांग की लोच है, उसमें जो पहला प्रकार है मांग की कीमत लोच, उसके बारे में मैंने बताया था। और उसकी 5 श्रेणियां होती हैं, 5 डिग्रीज होती है। जिस हिसाब से डिग्रीज होती है मैंने आपको वो समझा दिया था। तो बेसिकली आज की वीडियो जो होने वाली है वो है जो मांग की मूल्य सापेक्षता है या मांग की जो लोच है, उसको कैसे मापा जाता है, कैसे मेजरमेंट किया जाता है उसका। आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो हम आपको ये बताएंगे कि जो मांग का लोच है उसको मापने के लिए यहाँ पर 4 मेथड का यूज किया जाता है। 4 प्रकार की जो विधि है उसका यूज करके हम मांग की लोच को क्या करते हैं, मापते हैं, वो भी मांग की कीमत लोच को। ठीक है। अब जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि जो मांग की मूल्य सापेक्षता या मांग की लोच जिसे बोलते हैं, कि माप करने के लिए हम 4 प्रकार की मेथड करते हैं। जिसमें से पहले जो निकल के आता है वो है मार्शल की इकाई रीत, यानी मार्शल्स यूनिट मेथड। मार्शल की इकाई रीति, इसमें क्या होता है, किस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं और इसको बताएंगे। और दूसरी चीज, इसमें जो दूसरा प्रकार निकल के आता है जिस मेथड से हम मूल्य की सापेक्षता को मेजर करते हैं, वो है आनुपातिक विधि या परसेंटेज विधि या प्रतिशत विधि। ये आपका सेकंड मेथड है जिसकी वजह से मांग की मूल्य की सापेक्षता को मापा जाता है। और जो यहाँ से तीसरा निकल के आता है वो है मांग की चाप रीति या चाप लोच रीति, जिसे बोलते हैं अर्क मेथड। क्या बोलते हैं, अर्क मेथड। और जो हमारा अगला है वो है पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड। दोस्तों, 1 बाय 1 हम एक एक मेथड को समझते हैं कि वो किस प्रकार से मांग की जो लोच है उसका मेजरमेंट करते हैं। दोस्तों, जिसमें से पहला जो है मार्शल की इकाई रीति, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि यह विधि हमें यह बताती है कि इसमें कि जब कोई वस्तु है तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन के पहले और परिवर्तन के बाद उस वस्तु पर किया गया कुल खर्च की तुलना की जाती है। कि मतलब कीमत में परिवर्तन होने के पहले और कीमत में परिवर्तन होने के बाद कितना खर्च आता है, क्या वो खर्च ज़्यादा है, कम है या बराबर है। इस आधार पर ये जो मार्शल की इकाई रीति है, मार्शल्स यूनिट मेथड है, ठीक है, इसमें 3 प्रकार की डिग्रियां निकल के आती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो खर्च ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा होगा कीमत के परिप्रेक्ष्य में, यानी कीमत में, यानी प्राइस में आपका फ्लैक्चुएट होगा। उस हिसाब से हमारी जो कुल है टोटल क्या स्पेंड है, टोटल खर्च है, उसमें किस प्रकार से क्या आता है इसको समझते हैं। दोस्तों, इस बेस पर 3 प्रकार की डिग्रियां आती है, मैंने आपको अभी बताया। जिसमें से इलस्ट्रेटिव ऑफ इक्वल टू 1, यानी जो लोच है, मांग की लोच वो इकाई के बराबर होगा, या तो इकाई से ज़्यादा होगा या इकाई से कम होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय स्थिर रहता है, मतलब कहने का ये है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 1 है, यानी E = 1, 1 के बराबर है। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो कीमत होती है, कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये मूल्य है, ये मांग है, ये कुल खर्च है, प्राइस डिमांड, ठीक है, और ये क्या है, टोटल स्पेंड है, टोटल खर्च है। देखिए, जब 6 रुपये है तो हमारी क्या है डिमांड, 12 यूनिट की, 12 यूनिट की हमारी डिमांड है। और तो हमारा जो टोटल उस वस्तु पर खर्च है वो है 72 रुपये। ठीक है, अगर हम कुल खर्च को रुपए में दिखाएं तो हम 72 रुपये कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जैसे मान लीजिए कि प्राइस 6 थी, अब ये 12 हो गई, तो जाहिर सी बात है कीमत बढ़ने पर हमारी डिमांड क्या होती है, घट जाती है। तो हमने क्या किया, 12 रुपये पर हमने 6 डिमांड करा, 6 यूनिट की, और हमें कितना खर्च किया, तब भी 72 रुपीज़ खर्च किया उस वस्तु पर। और जैसे ही हमारी कीमत 6 थी उसके बाद घट गई, 3 रुपये हो गई। ठीक है, 3 रुपये प्रति वस्तु हो गई, तो हमने क्या किया, 3 रुपये हो गई, यानी जब मूल्य घट गया तो हमने क्या किया, डिमांड ज़्यादा बढ़ा दिया। इस आधार पर हमारा जो टोटल खर्च है वो 72 रुपये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीमत में फ्लक्चुएशन तो है, परिवर्तन तो है, लेकिन आपका जो टोटल स्पेंड है, टोटल खर्च है, वो कुल व्यय है जिसको बोलते हैं, तो क्या है वो सेम है। तो इसीलिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जिसको हम ईडी बोले या ई बोले, वो दोनों एक ही है, तो E = 1 आ के आता।
ठीक है, 1 निकल के आता है। तो इस प्रकार से E इक्वल टू 1 ये आपके जो आपका शेड्यूल है ये सिद्ध कर देता है। और उसके बाद मैंने बताया कि दूसरा जो टाइप से दूसरा जो डिग्री है वो इस ईडी या बोले या ई बोले ग्रेटर देन 1, एक से अधिक। ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, इसमें कि इस शेड्यूल के माध्यम से आपको मैं परिभाषा बताने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से समझिएगा, परिभाषा आपको लर्न हो जाएगी, डेफिनेशन आपको बिल्कुल श्योर है लर्न हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। तो जैसे ये 6 रुपये है, इस पर डिमांड 12 है, 12 रुपये पर 4 है और 3 रुपये पर 40 है। यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ कि जब हमारा 6 रुपये से लेकर के 3 रुपये हो जाता है, मतलब कीमत हमारी घटी, तो हमारी जो कुल खर्च है वो क्या हुई, बढ़ गई। ध्यान से समझिए, अभी परिभाषा यहीं से निकल के आएगी। 6 रुपये हमारी कीमत थी और उसके बाद वो कीमत हमारी घट करके कितनी हो गई, 3 रुपये हो गई, 3 रुपये प्रति वस्तु हो गई। तो हमारी जो टोटल स्पेंड है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इसका इज ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि कीमत जब बढ़ेगी तो हमारी कुल खर्च क्या होगी, घट जाएगी। लेकिन जब कीमत घटेगी, किसी वस्तु की प्राइस घटती है या घटेगी, तो उस केस में हमारी जो कुल खर्च होगी वो बढ़ेगी। ये होती है मार्शल की इकाई रीति में जो इलास्टिसिटी निकल के आती है ग्रेटर देन 1। उसमें फिर से समझिए, देखिए कीमत 6 रुपये थी, प्राइस 6 रुपये था, जैसे ही प्राइस घटा तो हमारा टोटल स्पेंड, टोटल खर्च कितना हो गया, बढ़ गया। लेकिन 6 रुपये से 12 रुपये यानी हमारी कीमत में वृद्धि हुआ तो हमारा कुल खर्च क्या हुआ, घट गया, यानी 72 से 84 आ गया। तो इसमें यही बताया जाता है कि कीमत में कमी होने से कुल खर्च क्या होता है, बढ़ता है, और कीमत में वृद्धि होने से कुल खर्च क्या होता है, घटता है। ये होता है इज ग्रेटर देन 1, जब मांग की लोच 1 से अधिक होती है। अब हम तीसरे की बात करते हैं, जब मांग की लोच 1 से कम होती है। ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें देखिए परिभाषा यहीं से निकालता हूं मैं। 6 रुपये थी, 6 रुपये प्रति वस्तु, 6 रुपये पर कमोडिटी या 6 रुपये पर गुड्स। तो जब 6 रुपये थी हमारी डिमांड 12 यूनिट की थी, लेकिन 12 रुपये हो गई, 7 हो गई, और 3 रुपये थी तो 22 क्वांटिटी हो गई या डिमांड हो गई। ध्यान से समझिए, प्राइस 6 से 3 हुआ, प्राइस में कमी हुई तो हमारी क्या हुई, टोटल खर्च भी घट गया। और जैसे ही हमारी प्राइस 6 से 12 हो गई यानी बढ़ी, तो हमारा जो खर्च है वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब है कि ईडी इज लेस देन 1 यानी मांग की लोच जब इकाई से कम होगी तो उस केस में हमारी प्राइस जब घटेगी, प्राइस में कमी होने के फलस्वरूप हमारी जो कुल खर्च है वो घटती है, और प्राइस में वृद्धि होने के फलस्वरूप हमारे जो कुल खर्च है वो बढ़ता है। तो ऐसा होता है जब मांग की लोच 1 से कम होती है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि मार्शल की जो इकाई रीति है, मार्शल यूनिट मेथड है, तो उसमें 3 प्रकार की डिग्रियां हैं जो मैंने आपको समझाया। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है सेकंड मेथड की, जिस मेथड से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच को मेजर करते हैं, मापते हैं। तो देखिए जो आनुपातिक विधि है या प्रतिशत विधि जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल मेथड या परसेंटेज मेथड। दोस्तों ये जो मेथड है ये ठीक वही फार्मूले पर बेस्ड है जिस फार्मूले को मैंने आपको बताया था। ध्यान से समझिए, अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा डायग्राम बहुत ही शेड्यूल से आपको समझाया जा चुका है। अब मैं इसको इरेज करके मैं इनकी जो तीनों डिफिनेशन है, इनका जो परिभाषा है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ध्यान से देखिए, आनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि में क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं होता। इसको कैसे मेजर करते हैं, उसको जो मेजर करते हैं यहाँ पे मैं सेकंड डाल लेता हूँ, ठीक है। ये दूसरा जो है इसको मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पूरा इरेज कर देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए आसानी से। ध्यान से देखिए, जो दूसरा है अनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि, ये डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड होता है। वो क्या होता है आपको पता ही है कि ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन क्यू। ये होता है परसेंटेज मेथड या प्रतिशत विधि, और इसको बोलते हैं आनुपातिक विधि, ठीक है। ये होता है दूसरा। इस प्रकार से हम मांग की लोच को क्या करते हैं, मापते हैं। और जो आपका तीसरा निकल के आता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मांग की चापलोच रीति। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना होता, जहां पर जो पी है हमें करना यही है कि जो प्राइस है उसका एवरेज और जो क्वांटिटी है उसका एवरेज, इन दोनों का एवरेज हम कर लेते हैं तो वही हमारी अर्क मेथड आ जाती है, मांग की चापलोच रीति। देखिए क्या होता है तीसरा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो इसमें ये होता है कि जो मांग की चापलोच रीति है, डायरेक्ट यही फार्मूला होता है, इसके स्थान पे P1 प्लस P2 हो जाता है। देखिए कैसे, तो यहाँ पर हो जाता है ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी
अब यहाँ पर P है तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। ये हो जाती है मांग की चाप लोच रीति, या इसको बोलते हैं अर्क मेथड। ठीक है, अब तीसरा जो है हो गया, और जो चौथा है, ठीक है, जो है मांग की बिंदु लोच रीति, या इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल मेथड, गणितीय विधि। इसमें आपको ये बताया जाता है कि किसी एक मांग लाइन पर, किसी एक डिमांड लाइन पर आपकी जो मांग की लोच होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, वो कैसे होती है मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। स्क्रीनशॉट इसको लेना हो ले सकता है, इसकी एक प्रॉपर नोट भी आप बना सकते हैं, आपके लिए एग्जाम में बेहतर कारगर साबित होगी। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और मैं आपको ये चौथा बताने की कोशिश करता हूँ, जो है मांग की बिंदु लोच। क्या होता है चौथा? मांग की बिंदु लोच रीति, या इसको हम कह सकते हैं रेखा गणितीय विधि। ठीक है, यानी पॉइंट इलास्टिसिटी और जियोमेट्रिकल मेथड, ये इसकी इंग्लिश है। ध्यान से देखिएगा, इस वाले डायग्राम से तो आप वाकिफ हैं, परिचित हैं। ये होती है x, ये होती है o, ये होती है y। यहाँ पे आपका प्राइस दिखाया जाता है और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी दिखाई जाती है, और ये है आपकी डिमांड लाइन। ध्यान से समझिए, ये आपकी डिमांड लाइन है और EOY एक्सिस पर आपका प्राइस दिखाया गया है और OX एक्सिस पर आपका क्वांटिटी दिखाया गया है। जो आपका जो बिंदु लोच रीति है, जिसको हम बोलते हैं रेखा गणितीय विधि, एग्जाम में हो सकता है आपका बिंदु लोच रीति पूछा जाए या तो गणितीय विधि पूछा जाता है, दोनों आपको जानना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये डिमांड लाइन है। आपको बेसिकली ये जो चौथा है विधि जिसके द्वारा मांग की लोच को मापते हैं, इसमें यह बताया जाता है कि एक ही डिमांड लाइन पर, एक ही मांग रेखा पर आपकी जो मांग की लोच है वो अलग अलग होती है। दोस्तों, इस वाले बीच पर, यानी बीच वाली पॉइंट पर मांग की जो लोच होती है A = 1 होती है, और यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर जो E की वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 0, और उसके बाद यहाँ पर जो निकल के आती है A की वैल्यू वो निकल के आती है इनफाइनाइट, और यहाँ पर जो निकल के आती है वो इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर जो निकल के आती है वो इज लेस देन 1। अब ये कैसे होता है, इसको सारी चीज़ को मैं यहाँ पे प्रूव कर दूंगा। तो ध्यान से समझिए, बस इतना आपको अभी समझना है कि एक ही मांग रेखा पर, एक ही डिमांड लाइन पर हमारी जो मांग की लोच होती है, हमारी जो मांग की मूल्य सापेक्षता होती है, वो क्या होती है? अलग अलग होती है। इसका एक फार्मूला होता है, मैं इस फार्मूले को यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। यहाँ से जो मांग की लोच निकल के आती है फार्मूला, मांग की लोच, या इसको बोलते हैं ED, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, यहाँ पे जो निकल आती है वो होती है किसी मांग रेखा के किसी निश्चित बिंदु के नीचे वाला भाग। मतलब ऐसे रख सकते हैं कि मांग रेखा पर किसी बिंदु के नीचे का भाग अपॉन मांग रेखा पर किसी बिंदु के ऊपर का भाग। ये होता है फार्मूला जो आपका चौथा मेथड है, जिसको बोलते हैं बिंदु लोच विधि, रेखा गणितीय विधि। इसमें जो आपके जो मांग की लोच की फार्मूला ये निकल के आती है। जैसे मान लीजिए आपको इस पॉइंट पर निकालनी है, यानी ई पॉइंट पर आपको इलास्टिसिटी निकालनी है कि ई पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या 1 के बराबर होगी या 1 होगी या कितनी होगी। ठीक है, चेक करते हैं। मान लीजिए इस आपको निकालना है, तो ध्यान से देखिए, एक यूनिट ये हो गई, एक ये हो गई, यानी इन सब की वैल्यू 1 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है,
ठीक है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 है और इन दोनों के बीच दूरी 1 है, इन दोनों बीच की दूरी 1 है और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 1 है। ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर मान लो यहाँ पर निकालना है, इस वाले बिंदु पर आपको लोच निकालनी है कि इस वाले बिंदु पर जो मांग रेखा है, इस वाले रेखा पर जो बिंदु है, इस पर लोच निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? फार्मूला क्या होता है? मांग रेखा पर किसी बिंदु के नीचे का भाग, तो वो बिंदु क्या है? ये है। इस बिंदु पर हमें निकालना है लोच, तो हम क्या करेंगे? फार्मूला है कि किसी बिंदु के नीचे का भाग, मतलब इस बिंदु के नीचे का भाग कितना है? 1 और 1, तो 1 + 1 यानी 2, तो क्या हो जाएगी? 2 हो गई, प्लस मांग रेखा पर किसी बिंदु के ऊपर का भाग, बिंदु आपका ये है, इसी बिंदु पर आपकी मांग की लोच निकालनी है, तो इसके ऊपर वाला भाग तो ये होगा ना, तो कितने इसकी वैल्यू है? ये 1 है, ये 1 है, यानी 1 + 1 2, तो 2 हो गई, तो इक्वल क्या हो जाएगी? 1, तो यानी ED = क्या हो गई? 1 हो गई। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिसिटी निकल के आई वो 1 के बराबर हो गई, जैसा कि इस फार्मूले से अटैच करके इस फार्मूले को मैंने इम्प्लीमेंट करके यहाँ से ला दिया। जैसे आपको मान लीजिए और चेक करनी है कि इस बिंदु पर, यानी इस वाले बिंदु पर पार्टिकुलर नाम देते हैं, मान लीजिए इसका P नाम दे दिया, इसका सॉरी P नहीं, इसका कुछ और नाम देते हैं, क्योंकि P ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ प्राइस। तो मान लीजिए इसका मैंने A दे दिया, A बिंदु पर निकल गई, और इसका B हो गया। अगर आपको B बिंदु पर निकालनी है कि मांग की लोच, चेक करते हैं कि क्या मांग की लोच E > 1 यानी 1 से ज़्यादा आएगी, चेक करते हैं। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, जैसा कि यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। क्या करेंगे? इस वाले बिंदु पर निकालने के लिए क्या करेंगे? नीचे वाले का जो भाग है उसको ऊपर रखेंगे, मतलब 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 3, तो ED निकल के क्या आएगी? ED = 3। और देखिए यहाँ तक हो गया। अब इस बिंदु पर निकालने के लिए ऊपर का भाग तो ये है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाती है, तो इनफाइनाइट रखेंगे, तो क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू? ध्यान से देखिए, यहाँ देखो 1 2 3 हो गई, 3 ऊपर हो गया, और इस बिंदु के ऊपर क्या है? 1 है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट ना रखें कि 1 ही रखेंगे, तो यानी 1 आ गई, तो हमारी जो है ED निकल के कितनी आ गई? 3 आ गई। और 3 क्या है? 3 1 से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे जो इलास्टिसिटी निकल के आती है वो 1 से ज़्यादा निकल के आती है। दोस्तों आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, किस प्रकार से हम जो मांग की लोच है उसका मेजरमेंट करते हैं, कितनी प्रकार की विधियां हैं जो मांग की लोच को मेजरमेंट करती हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, एक बार आपको फिर से रिक्वेस्ट कर दूं, हो सकता है आप भूल गए हो, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हाँ दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे कंटेंट आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।